स्वागत है आपका मेजर जनरल जीडी बख्शी नई परख के मंच पर। मैं नई परख के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जनरल बख्शी का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सामरिक विशेषज्ञ हैं और वो अपनी बुलंद आवाज में निर्भीकता के साथ जो सही लगता है उसको कहते हैं, बिना किसी की परवाह के, और हमेशा ही उनका आकलन तथ्यों के ऊपर आधारित होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण, इस वक़्त खाड़ी में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के ऊपर उनका आकलन है। आज अमेरिका की स्थिति ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक पतली गली तलाश रहे हैं, किसी तरह युद्ध से बचकर निकल जाएँ। और इस बात को मेजर जनरल जीडी बख्शी ने उन सबसे पहले भाँप लिया था। उन्होंने बहुत शुरू में ही ये कह दिया था कि ईरान इस युद्ध में जीतेगा और ट्रंप को इस युद्ध को छेड़ने का सबक सीखना पड़ेगा। जनरल जीडी बख्शी, क्या आप बताएँगे नई परख के दर्शकों को, हालाँकि आप कई मंचों पे इस बात को कह चुके हैं, लेकिन नई परख के दर्शक एक बार फिर आपसे सुनना चाहते हैं कि आखिरकार वो कौन से आधार थे जिनके आधार पे आपने बहुत पहले ही इस बात का पूर्वानुमान लगा लिया था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत होने के बावजूद अमेरिका इस युद्ध में ईरान के मुकाबले कामयाब नहीं हो पाएगा? देखिए साहब, बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कहा था कि मेरे पहले 7 अमेरिकी राष्ट्रपति बेवकूफ थे, उन्होंने ईरान को छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। ये मैं हूं जो ईरान को आड़े हाथ लेगा, रिजीम चेंज करूंगा। बाद में बोल दिया रिजीम डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ईरान को एज अ नेशन स्टेट 6000 साल पुराना मुल्क मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उस वक्त भी देखिए जो मिलिट्री आंकलन है, वो सारे जो मिलिट्री एनालिस्ट थे, अमेरिका के टॉप मिलिट्री एनालिस्ट, ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट, कर्नल स्कॉट रिटर, कर्नल मैकग्रेगोर, प्रोफेसर बियर शाइमर, ये तमाम जो एनालिस्ट जो उन्होंने किया, हम लोगों ने भी जो अपना एनालिसिस किया, उसके मुताबिक हमने देखा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की युद्ध शैली को समझ लिया है और उसका तोड़ बना चुके हैं। उनकी एयरफोर्स ना के बराबर, नेवी ना के बराबर, लेकिन उनकी मिसाइल्स 3000 का पहला अनुमान था, 5000 से ज्यादा हैं। उनके ड्रोन्स रूस ने इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन के खिलाफ, और अब उनको अपग्रेड करके शाही ड्रोन्स को गेरान 2 बना के ईरान को वापस दिए। तबाही मच रही है पूरी जगह। पिछली देखिए साहब, फॉर नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग you cannot go by single event forecasting. This is important to understand. कोई आदमी single event algorithmic forecasting 100% accurate नहीं कर सकता। नेशनल सिक्योरिटी में हम लोग पैटर्न मॉडलिंग करते हैं कि भाई पैटर्न क्या है। पैटर्न्स टेंड टू परसिस्ट एंड रिपीट देमसेल्व्स साइक्लिकली, यानी पैटर्न्स बने रहते हैं। अगर पानी में वर्लपूल आया है तो वो बना रहेगा, यहाँ टूटेगा तो आगे जाके बनेगा। वेरी गुड। हैव यू अंडरस्टूड? पैटर्न्स रिमेन कांस्टेंट। तो हाउ डू यू जज पैटर्न्स ऑफ वॉर कि भाई पिछली लड़ाई में क्या हुआ, उसके पहले लड़ाई में क्या हुआ। पिछले साल ईरान इजराइल की लड़ाई 12 दिन की हुई, दोनों की बस हो गई थी 12 दिन के अंदर, दोनों की बस हो गई थी। इजराइल सीज फायर मांग रहा था, अमेरिका से गुहार लगा रहा था कि साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि $50 अरब का नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा था ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स की वजह से। छुपा दिया गया, वो नहीं आने देते अपना नुकसान, कोई भी देश करता है। जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसके बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं, जून 2025 12 डे वॉर, ठीक है। तो साहब इस बार भी हमको अंदेशा था कि इस बार ही तो ज्यादा ताबड़तोड़ फायर चल रहा है। जो देखिए, ये एक मिसाइल इक्वेशन है, मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन। कितने इंटरसेप्टर इजराइल के पास, अमेरिका के पास, कितने हमलावर मिसाइल ईरान के पास, ये दोनों का समीकरण है, इक्वेशन है। ये डिसाइड करेगी कितनी देर लड़ाई चलेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है साहब। और इस इक्वेशन के मुताबिक जो अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल हैं, पूरे साल की प्रोडक्शन 650, थर्ड मिसाइल है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल,
पूरे साल की प्रोडक्शन 200। ईरान की प्रोडक्शन 1000 मिसाइल से ज्यादा प्रति ईयर, ठीक है साहब, 100 मिसाइल प्रति दिन। तो ये तो आप समझ लीजिए 100 इंटू 12, 12,000 मिसाइल वो साल के पैदा वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो 1200 मिसाइल वो साल के प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके चलते क्लियरली एक अटैकर मिसाइल को रोकने के लिए दो इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करने पड़ते हैं, 2 पेट्रियट 2 थॉट कम से कम। हर ड्रोन जो आ रहा है उसको फायर रोकने के लिए 2 मिसाइल फायर करने पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि आपको कोई अंदाज नहीं कि ये ड्रोन है या मिसाइल है। रडार पे जो आएगा उसको रोकना पड़ेगा। ईरान के पास जो ड्रोन्स का जखीरा है 30 से 80 हजार है। टेल मी हु विल विन। सिंपल मैथमेटिक्स है साहब, सिंपल मैथमेटिक्स है। और कॉस्ट, एक ड्रोन का कॉस्ट 20 से 30 हजार डॉलर है। एक मिसाइल जिसने इंटरसेप्ट करना उसका कॉस्ट 2 बिलियन एंड मोर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मिसाइल। अच्छा, किसकी पहले मुंह से झाग निकलेगी, इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम जो फौजी हैं जिन्होंने खूब लड़ाइयां देख ली हैं, हमको ये साफ दिख रहा था। मुझे हैरत है कि अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को किसी की सुनने की आदत नहीं है, कोई ब्रीफिंग नहीं सुनते, पेशेंस नहीं है। शौक है कि मैं टीवी के सामने कैमरे बोले जाऊं, ट्वीट पे ट्वीट करे जाऊं, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है साहब। और थोड़ा फुर्सत निकालनी पड़ेगी ना साहब ब्रीफिंग अपने प्रोफेशनल्स की, एक्सपर्ट्स की सुनने के लिए, और फिर उनको थोड़ा कदर से सुनना पड़ेगा ना साहब। डैन केन, जनरल डैन केन, अमेरिकन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, लड़ाई के पहले जब डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी, उसने 2 टूक शब्दों में कह दिया था, साहब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, जो आदेश दो, जो हुक्म दो मेरे आका वो होगा, लेकिन रिजीम चेंज तब तक नहीं हो सकता जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डाले जाए। नंबर 1, हमारे को जानी माली नुकसान होने का अंदेशा है, अमेरिका में बॉडी बैंक आएंगे, आपको पॉलिटिकली तैयार रहना पड़ेगा ये सहने के लिए। नंबर 3, जो हमारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है वो काफी खर्चा हो चुका है, वो बहुत बुरी तरह से डिप्लीट हो जाएगा अगर कहीं और कंटिजेंसी छिड़ गई, चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ लेने के देने पड़ जाए। अब ये सब सुनने के बावजूद अगर आप हमला करते हैं तो फिर आई थिंक वी हैव टू क्वेश्चन योर सैनिटी। मुझे हैरानी ये है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो द लेस सेड द बेटर। मुझे हैरानी ये है कि हमारे इजरायली दोस्त, और एज अ मिलिट्री मैन मैं बहुत इज्जत करता हूं, जनरल जेकब जो कि ज्यू है, हमारे देश के मास्टर जनरल माने जाते हैं, ठीक है। वो बेचारे मेरे को बहुत चाहते थे, मतलब काफी रिटायरमेंट के बाद मैंने घंटों उनके साथ लगाए हैं। वो एक किस्म से मेरे मिलिट्री गुरु थे, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट एनालिसिस के लिए बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। वो बहुत साफ कहते थे कि लड़ाई में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यू कांट बी सब्जेक्टिव। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी फीलिंग है कि साहब हो जाएगा, फीलिंग पे नहीं चलता साहब, हार्ड फैक्ट्स। व्हाट आर द हार्ड फैक्ट्स? व्हाट इज the size of your anti-ballistic missile arsenal? सिंपल। और ये मैथमेटिकल इक्वेशन के बाद एक इक्वेशन आती है जिसमें इंटेंजिबल्स हैं। वो इंटेंजिबल है विल टू फाइट, मोराल, ठीक है साहब। ईरान 6000 साल पुरानी सभ्यता है, ये शिया है, मार्टियरडॉम इनके खून में है। हर साल ये छाती पीट के, सर पीट के रोते हैं, हाय हसन हम न थे। इमाम हुसैन, इनमें पनिशमेंट अब्सॉर्ब करने का मादा बहुत है साहब। मैक्सिमम आई वुड प्लेस इट वियतनाम के बराबर का, ठीक है, वियतनाम के बराबर का। 8 साल लड़ गए सद्दाम हुसैन के बरखिलाफ, इराक के बरखिलाफ, बत्ती बंद करती थी उसकी। 1 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी लेकिन उफ नहीं करी। तो मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पी के ये अंदाज लगाया कि 2 दिन में हम कीड़े की जैसे मसल दें। मैं बताता हूं उसकी वजह क्या थी।
जी। इनसाइड स्टोरी दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल, जुबेर बिल्कुल, बिल्कुल। साहब। हाँ, तो बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ आई कि एम रियली कीन, या प्लीज़। मोसाद ने हाँ। एक बहुत अच्छा एआई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, हुँ। पैटर्न ऑफ लाइफ। पैटर्न ऑफ लाइफ। पैटर्न ऑफ लाइफ, हाँ। हाँ। हुँ, और वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो हुँ, फलसफा नया लड़ाई का, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू थ्योरी ऑफ वॉर, हुँ, कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले हिटलर को मार डालो, हुँ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले स्टालिन को मार डालो, हुँ, मार्शल ज़ुकोव को मार डालो, हुँ, या क्या कहते हैं, आइजनहावर को मार डालो। हुँ, मतलब खत्म कर दो। फर्स्ट डे ऑफ द वॉर हिट द टॉप लीडरशिप। हुँ, तो पहली बार इजराइल की मोसाद, यानी वो मोसाद टॉप एजेंसी है दुनिया हुँ। जी। आपकी आवाज़ गायब हो गई। 2024 में हाँ, आ गई। हेजबुल्लाह के बरखिलाफ, जी। हेजबुल्लाह के बरखिलाफ, राइट। हाँ। हुँ, उनका नासरुल्लाह मार दिया, नंबर 2 आया उसको मार दिया, 3 आया उसको मार दिया, 4 को मार दिया, कोई बनने को तैयार नहीं था हुँ, हेजबुल्लाह का कमांडर, हुँ, और हिला के रख दिया। वो सबसे तगड़ी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन थी पूरे मिडिल ईस्ट में। हुँ, 2003 के युद्ध में उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे इजराइल की फौज के भी। हुँ, वो खलास हो गए साहब। हुँ, 2-3 दिन के अंदर उनके घुटने टिक गए। हुँ, ये पहली बार इस्तेमाल हुआ था, बड़ी शॉक लगी थी। दूसरी बार ये टेक्निक इस्तेमाल की गई ईरान के बरखिलाफ पिछले साल हुँ। 2025 जून में। जी। ओपनिंग डे ऑफ द वॉर कोई 20-30 ईरानी कमांडर मार दिए, हुँ, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ठोक दिए, हुँ, और ईरान हिल गया। हुँ, फिर भी उसको 18 घंटे लगे पलटवार करने में। हुँ, फिर अमेरिका की सीआईए ने ये सोचा, वाह वाह क्या बात, ये है तरीका, हुँ, सस्ती टिकाऊ हुँ, लड़ाई, ठीक हुँ, है, हुँ। कि बगैर लड़े आप वाह वाही हासिल जी। करो। तो उन्होंने मादुरो के खिलाफ किया। बेचारे हुँ, मादुरो की को और उसकी पत्नी को पकड़ के ले गए, और ऐसे जैसे गोरिल्ला छाती पीटता है ना, क्रीक हुँ, बड्डोलो, ना हमारे जैसा कोई था, ना कोई है, ना कोई हुँ, आएगा, वगैरह वगैरह। हुँ, अब साहब वेनेजुला, माफ कीजिए, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वहां के लोग, मेरा बेटा काफी सेल करता था वहां मर्चेंट नेवी में वेनेजुला। बट हुँ, वेनेजुला इज मोर नोन फॉर इट्स मिस यूनिवर्स पेजेंट, मिस वर्ल्ड पेजेंट। वो लड़ाके लोग नहीं है बेचारे, हुँ, लेकिन वो भी सीख जाएंगे मार खा खा के। हुँ। आप देखना थोड़ा देर, ये मेरी भविष्यवाणी। जी, जी। दे विल आल्सो गिव ट्रबल टू अमेरिका, हुँ, ठीक है, क्योंकि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने में वहां भी झिझक रहा है, हुँ, ठीक है। तो उसके बाद तो सर डोनाल्ड ट्रंप का सर जो है 7वें आसमान पे पहुंच गया, हुँ, कि अब मैं मसल दूंगा ईरान को, हुँ, रगड़ दूंगा, 2 दिन में मेरे जूते चाटने आ जाएंगे। हुँ, 14 दिन हो गए साहब, हुँ। आपके जूते तो गंदे हो गए, ठीक है साहब। हुँ, 14 हुँ, दिन में, क्योंकि देखिए साहब सीधी बात है, 37 साल मैं फौज में रहा हूं, हुँ। झक नहीं मारी है फौज में। एक के जी। बाद एक के बाद एक 5 अलग लड़ाइयां लड़ी हैं, लोग मरते देखे। एक जी। तो हम फौजी जब भी लड़ाई शुरू करते हैं, भगवान हुँ, का मत्था टेक के शुरू करते हुँ, हैं। ये लड़ाई आपने शुरू करी ट्रंप साहब ने अरब, वेनेजुला रगड़ दिया, ईरान को रगड़ दूंगा, क्यूबा हुँ, को खत्म कर दूंगा, हुँ, ग्रीनलैंड को कब्जा कर लूंगा, कनाडा को 51st प्रोविंस बना दूंगा। यानी थर्ड वर्ल्ड के खासतर देशों के पीछे, अश्वेत देशों के पीछे हुँ, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं आप। हुँ, मैं थर्ड वर्ल्ड को लात मारूंगा, रगड़ दूंगा, मेरे बाप की खैरात है, हुँ, ठीक है साहब। कॉलोनियल ईरा है, 18वीं सदी में दुनिया को वापस ले जाऊंगा, हुँ, अफ्रीकन स्लेव ट्रेड शुरू करूंगा। हुँ, अच्छा, हुँ, अच्छा। तो साहब ऐसा है कि अभी तक आपने कमजोर से कमजोर मुल्क चुन के लड़ाई की, हुँ। कमजोर से कमजोर, उसको पीट के आप डमरू बजा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जी। तांडव करना शुरू कर दिया है, हुँ, ठीक है। हुँ, जरा रूस से लड़के दिखाइए, कोई हुँ, बूट ऑन द ग्राउंड डाला एक भी, हुँ, 4 साल हुँ, नहीं। हुँ, चीन से लड़के दिखाइए, वो भी आपके होश आवाज के फाकते उड़ा देगा। आप हुँ, साहब चीन को छोड़ दीजिए, हुँ, ईरान ने आपके होश आवाज के फाकते उड़ा दिए। हुँ, एंड आई थॉट हुँ, हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं,
ये हमारी भलाई के लिए, कि अमेरिका का जो अहंकार है बिल्कुल। इसमें थोड़ा चेक आए, ताकि थोड़ी सोबराइटी आए, जी, जी। थोड़े से सोबर हो जाएं ट्रंप साहब भी। जी। होंगे कि नहीं होंगे ये तो भगवान ही जानता है, हुँ, लेकिन अमेरिका के लोग इनको बताएंगे। अब हुँ। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, जी। लेम डक प्रेसिडेंट बन गए साहब, इम्पीच भी हो सकते हो। हाँ, वैसे भी अदालत ने इनको सज़ा दे रखी है, तो एक तरह से भारतीय हिसाब से देखा जाए तो ज़मानत पे छूटे हुए हैं। अगर राष्ट्रपति ना चुने जाते तो जेल में होते इस वक़्त। प्रिसाइसली। हाँ। देखिए, जब आप इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे पहुंचते हैं, हुँ, देन यू पुट योर कंट्री अबव एवरीथिंग एल्स। हुँ, ये तो हम सिपाहियों को सिखाया गया, माई कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, हुँ, माई ओन इंटरेस्ट कम लास्ट हुँ, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। हुँ, ठीक है साहब, लेकिन अगर आप लड़ाई का मुद्दा है एप्स्टीन फाइल्स सुर्खियों में ना आए, हुँ, जो आईसीसी के खिलाफ आक्रोश है वो सुर्खियों में ना आए, जो हुँ, इकोनॉमिक मंदी हो रही है वो सुर्खियों में ना आए, मेरे हित के लिए मार दो ईरान को, चाहे कितनी लाशें गिरे, मुझे कोई परवाह नहीं। आपको परवाह करनी पड़ेगी। हुँ, अमेरिका के लोग बॉडी बैग्स बिल्कुल नहीं चाहते। 50,000 बॉडी बैग आए थे वियतनाम से। हुँ। रिचर्ड निक्सन की प्रेसिडेंसी खलास हो गई, इम्पीच हो गया था। इम्पीच हो गए। ठीक है साहब, इराक में 8 साल लड़ना पड़ा, 4,000 बॉडी बैग आए थे, आपकी हालत खस्ता हो गई थी, $4 ट्रिलियन हुँ, बर्बाद हो गए थे। अफगानिस्तान में 20 साल लड़े और जैसे वहां से भागे, हुँ, इज अ मिलिट्री डिसग्रेस। हुँ, मिलिट्री टर्म्स में उसे मिलिट्री डिसग्रेस माना जाता है। उसके बाद यार यू वांट टू फाइट विद ईरान। हुँ, आप समझते हैं कि केवल बमबारी करके सस्ती घटिया टिकाऊ विक्ट्री, चीप हुँ, विक्ट्री मिल जाएगी मुझे, और मैं टीवी स्क्रीन के बारे में बोल के यू हुँ, ऐसे पॉइंट करूंगा। हुँ, 2 दिन टीवी स्क्रीन पे आना भूल गए थे हुँ, जब ईरान ने पलटवार शुरू किए अपने मिसाइल से, जबरदस्त सारे क्या कहते हैं अमेरिकन बेसिस पे और इजराइल पे। हुँ, कल रात को ईरान ने इजराइल पे 90 मिसाइल दागे हैं। नेतन्याहू साहब के दफ्तर पे दागे हैं, बंकर पे दागे हैं, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को ठोक दिया है, आग लगी है। हुँ, 50% इजराइल का तेल वहां से आता है। हुँ, ठीक है, जो उनकी पाइपलाइन अजरबैजान से आ रही थी उसको ठोक दिया है। बहुत नुकसान इजराइल का भी हुआ है साहब, हमें दुख होता है क्योंकि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। हर लड़ाई में इजराइल ने हमारा साथ दिया, हम इसको भूल नहीं सकते, और हुँ, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए थे एक दिन लड़ाई के पहले। हुँ, अब उस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है, नहीं हो रही, वो दूसरी बात है, लेकिन वो गए थे। ठीक है साहब, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जो मेरे इजरायली दोस्त हैं, मैंने उनको कहा यार ये थोड़ा सोच समझ के लड़ना। हुँ, आपका एरिया बहुत छोटा है, हुँ, आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है, हुँ, थोड़ा भी नुकसान भारी पड़ सकता है। अंदाज लगाया जा रहा है 200 बेचारे हुँ, इजरायली शहीद हुए। हुँ, नुकसान जो हुआ है सो वो बाद में आंकड़ा लगाया जाए। हुँ, ठीक है साहब, अब ये लड़ाई जाएगी कहाँ? हुँ, देखा जाए तो 3-4 दिन अब अमेरिका अपने थर्ड मिसाइल कोरिया से निकाल के ला रहा है। कोरिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है साहब अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, इन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, हमको खाली छोड़ दिया है, हम पे चीन हमला कर दे, नॉर्थ कोरिया हमला कर दे तो। हुँ, ठीक है साहब, ये, और मैं आपको बता रहा हूं कि अगस्त के महीने में सी कंडीशन ताइवान के आसपास बहुत अच्छी होती है हमले के लिए। हुँ, मैं तो बेट लगा सकता हूं कि अगर मैं चीनी कमांडर होता तो मैं राशन पानी लेके ताइवान पे चढ़ जाता, हुँ, क्योंकि मुझे पता है कि अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉक जीरो के करीब आ रहा है। हुँ, प्रोडक्शन स्पीड अप नहीं कर सकते जितना भी चाल, देयर आर फिजिकल लिमिट्स। हुँ, अमेरिका के लिमिट्स हैं। टू कंक्लूड आई वुड से ईरान अमेरिका इजराइल की लड़ाई 21st सेंचुरी की डिफाइनिंग बैटल है।
इससे फैसला होगा कि क्या दुनिया यूनिपोलैरिटी की ओर वापस धकेल दी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, या मल्टीपोलैरिटी विल बी सॉलिडिफाइड, एस्टैब्लिश्ड। वेरी और गुड, वेरी दुबे साहब, मेरे को ये थोड़ा संतोष है, मुझे बहुत दुख है जो लाशें गिरी हैं, दोनों तरफ, तीनों तरफ का नुकसान हुआ है। एंड एज अ सोल्जर हम समझते हैं विधवा होने का क्या मतलब होता है, अनाथ होने का क्या मतलब होता है, अपने प्रियजन खोने का क्या मतलब होता है। ठीक है साहब, मैं कह रहा हूं कि यह लड़ाई हूड़मती में स्टार्ट की गई, बगैर सोचे समझे। आपने लड़ाई पहले शुरू की, स्ट्रेटेजी बाद में बनानी शुरू की। आपकी आपकी इस भारी भूल का खमियाजा अब दुनिया भुगत रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर से ऑयल $110 प्रति बैरल आ गया है। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 2.6% से बढ़ के 4.6% पे पहुंच गई है, बढ़ी जा रही। तेल की कीमत अमेरिका में लड़ाई के पहले $2 से $3 प्रति गैलन थी, आज वो $6-7 प्रति गैलन पे आ गई है। यानी अमेरिका की नॉन एप्स्टीन क्लास के, वर्किंग क्लास के पेट पे लात पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको इसका खमियाजा नवंबर में भुगतना पड़ेगा। एक छोटी सी जिज्ञासा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया वी हैव अचीव्ड एनफ। वो अपनी पुरानी जितनी दावेदारियां थी उनको छोड़कर वो पूरा एक नाटक बना रहे हैं कि हमें जो हासिल करना था वो हमने हासिल कर लिया। लेकिन अभी इजराइल की तरफ से लगातार जो रिजीम चेंज वाला आग्रह जो है वो लगातार दोहराया जा रहा है इजराइल की तरफ से। तो क्या ऐसा होगा कि अमेरिका युद्ध से निकल जाएगा बाहर और इजराइल अकेला युद्ध में रह जाएगा? कैसे, किस तरीके से सब चीजें किस तरीके से सब चीजें प्ले करेंगी? देखिए साहब, मैंने एक सवाल रेज किया था, will the world go back to unipolarity or to multipolarity? Multipolarity has now been established by the mistakes of Donald Trump. He has put the American empire in decline. He has created a huge reputational loss for the United States of America. Military reputation पे बहुत lot of egg on their face. आप नहीं हरा पाए ईरान को। A guerrilla army wins if it does not lose. A regular army loses if it does not win. आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ये वियतनाम वॉर में कहा गया था। एग्जैक्टली द सेम थिंग। आप ईरान को हरा नहीं पाए हैं। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इज विद ईरान। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जगलर का गला पकड़ के बैठ गया। ठीक है, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोड़े पे चढ़ के बोल दिया हम वहां से जहाज निकालेंगे। उसकी फौज ने बोला भाई साहब हम गल्फ ऑफ हॉर्मुज में गए तो हमारे 2, 3, 4 एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर सिंक हो जाएंगे। एज इट इज हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन 1200 किलोमीटर पीछे भागना पड़ा है, हटाना पड़ा है कि मिसाइल्स की जद में है, ठुक जाएगा। 4 से 5 हजार अमेरिकन नाविक बेचारे शहीद हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब। ये इम्पीच होके अमेरिकन की जनता छोड़ेगी इनको। और आप दुनिया भर को, थर्ड वर्ल्ड को लात लगाना चाहते हैं, खासकर ब्रिक्स को। ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, भारत ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है, और भारत के आपको आवाज उठाने का जिम्मा आपके ऊपर है। भारत के आग्रह पे ईरान को लाया गया था मेंबरशिप के लिए ब्रिक्स में। मतलब देखिए साहब, इस वक्त व्हाट इज द वे अहेड? डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मेरे सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं। नेचुरली बोलेगा तुम्हारी बत्ती बंद हो गई है साहब, दुनिया को दिख रहा है। जितना आप मुंह पे स्माइल मार के बोल दो, लोकल ताली अपने सपोर्टर से सुन लो, दुनिया ने देखा है क्या हुआ। दुनिया ने देखा है कि आपकी कन्नी कट गई, आपको अच्छा भारी क्षति नुकसान सहना पड़ा है। $11 बिलियन का एस्टिमेट कोई 4 दिन पहले, ठीक है, जो खर्चा हुआ है। और एक सीक्रेट पेंटागन डॉक्यूमेंट लीक हुई है दुबे साहब, वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश करी थी परसों। क्या लिखा है उसमें? अमेरिका की फौज कह रही है कि साहब टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव जो आपने हमको दिए हमने अचीव कर दिए। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज का हम नहीं कर सकते, इजराइल कर सकता है तो कर, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको 2 लाख बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे 18 महीने तक।
उससे हमारा अंदाज है कि 15,000 कैजुअलिटीज हो जाएंगी। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को हम नहीं खोल सकते। कहने को रह क्या गया साहब, कहने को रह क्या गया, इफ दिस इज नॉट डिफीट व्हाट द हेल एल्स इज इट। नहीं, बिल्कुल ये जो मर्जी ग्लॉस दे बिल्कुल मैं दे, आपसे स्पिन डॉक्टरिंग कर दे। बिल्कुल जनरल साहब, मैं 100% सहमत हूँ, ये बिल्कुल डिफीट है अमेरिका की। और जब वियतनाम युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी, तो हम लोग इतने इतने बड़े नहीं हुए थे कि उसके महत्व को पूरी तरह समझ पाते। फिर अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका की पिटाई हुई थी, चूँकि भारत सीधे-सीधे उसमें कहीं भारत का कोई दाँव नहीं लगा था, इसलिए हमने ज़्यादा उसके ऊपर दिमाग नहीं खपाया। लेकिन ये तो हमारी आँखों के सामने इतिहास बन रहा है, और जिसकी आपने पूर्व घोषणा कर दी थी, आपने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। अब एक जिज्ञासा जो अभी फिर दोहराऊँगा मैं, अमेरिका अगर अपनी परेशानियों की वजह से बाहर निकल गया है इस युद्ध से, तो क्या इज़राइल उसके साथ ही बाहर निकल जाएगा, या इज़राइल इस युद्ध में बना रहेगा? क्योंकि इज़राइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम रेजिम चेंज करके रहेंगे। अमेरिका तो कह रहा है कि वी हैव अचीव्ड एनफ। देखिए साहब, मैंने जो इक्वेशन है मैथमेटिकल, उसमें कहा था देयर इज अ फैक्टर ऑफ विल टू फाइट। ईरान का विल टू फाइट इज वेरी वेरी हाई, हाई। इजराइल का विल टू फाइट इज ऑल्सो वेरी हाई। बट एक ईरान इजराइल की जो प्रॉब्लम है, लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज। अमेरिका के बगैर वो नहीं लड़ सकता। पिछली बार 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी, उन गुहार लगा रहे थे साहब, आओ आओ आओ, शुरू की थी इजराइल ने अकेले, और लास्ट में अमेरिका को बुला के ही छोड़ा, तब जाके उनका निजात हुई। सो आई वुड, वही मैं बोलूंगा ना कि साहब, आपको दिमाग लगाना पड़ता है लड़ाई के मैदान में। यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। जो मैं चाहता हूं वो होगा। अब वहां भी साहब, अब वो अंदाज लगाया जा रहा था कि नेतन्याहू साहब चाहते हैं ये युद्ध, क्योंकि उनके खिलाफ केसेस हैं। अगर वो युद्ध फाइनल जीत गए, उन्होंने भी गैम्बल किया है, फाइनल ईरान के खिलाफ युद्ध जीत जाते, प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल जाता। लेकिन साहब ये तो व्यक्तिगत है ना साहब। अब आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इजराइल। एंड हमको दुख हो रहा है साहब इस वक्त कि इजराइल, यानी हमारी सभ्यता, इजराइल की सभ्यता, ओनली प्लेस वेयर द ज्यूज फेल्ट सेफ वाज इंडिया। 2000 साल पहले जब वो आए थे, तब वो यहाँ उनको पनाह दी गई थी। अभी भी इजराइल के बच्चे, और मेरे कई मित्र हैं इजराइल की फौज में, हमने बहुत सीखा है उनसे, ठीक है, वो बड़े जबरदस्त लड़ाके हैं, कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो अकेले लड़ सकते हैं? और अगर लड़ना, उनको लड़ाना चाहते हैं नेतन्याहू साहब, तो मैं तो समझता हूँ मिलिट्री प्रोफेशनल वाइज, आई थिंक इट वुड बी अ मिस्टेक टू प्रेस ऑन विद दिस बैटल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण रहा इस पूरे खाड़ी युद्ध के ऊपर, तो शुरू में तो और संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने ही जो प्रस्ताव आगे बढ़ाया, जो पास भी हो गया है प्रस्ताव, जिसमें ईरान के घातक हमलों की निंदा की गई है। लेकिन ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बारे में उस प्रस्ताव में कोई चर्चा नहीं है। जब रणधीर जायसवाल विदेश नीति के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने उसको थोड़ा-सा लपेट-लपाट के उसका उत्तर दिया उन्होंने उसको। लेकिन अपना भारत दुबे चल दुबे रहा है। साहब, मैं आपको एक मिलिट्री सीक्रेट बता जी, दूं। जी। ज़रूर, ज़रूर। जब कोई भी लड़ाई शुरू होती है, जो सरकार है वो अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछती है, बताओ कौन जीतेगा। सिंपल, बताओ किसके जीतने की अंदेशा है, नतीजा हाँ। क्या हो, ताकि वो भी अपना स्टांस ऐसे रखते हैं कि जो जिसको हमने बैक किया वो लूज कर गया, तो हमारी कन्नी कटेगी, विल बी वर्स ऑफ। ठीक है, तो वो अंदाज मांगते हैं। कोई भी नॉर्मल मिलिट्री स्टाफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, अगर आप केवल अमेरिका की क्या कहते हैं मिलिट्री पावर, इजराइल की मिलिट्री पावर, इनोवेशन पावर देखो, बोले साहब दिस इज नो ब्रेनर, दिस इज नो ब्रेनर। नो मैच, यू नो, रेफरी एंड्स मैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई वुड से देन मिलिट्री स्टाफ्स, अगर उन्होंने ऐसी एडवाइस दी तो इट वाज फ्लॉड। मैं भी मिलिट्री मैन हूं, और 37 साल लड़ाई के बाद अपने बूट्स हैंग किए हैं। आई एम फ्रॉम द बैच ऑफ 1971,
1 महीना पहले कमीशन करके सीधा बांग्लादेश की लड़ाई में झोंका था। एक परमवीर चक्र है मरणोपरांत, एक अशोक चक्र है मरणोपरांत। कोई इस फौज का दूसरा बैच ये नहीं कह सकता। वी आर वॉर टेस्टेड। इसलिए एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल जब भी कोई लड़ाई कहीं भी शुरू होती है, मैं बड़े ध्यान से सीखने के लिए फॉलो करता हूँ कि क्या नया है, क्या नई टैक्टिक्स, क्या नई स्ट्रैटेजी, क्या नए वेपन्स, क्या डॉक्ट्रिन, यू सी। और फिर अंदाज लगाने की, फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन, अंदाज लगाने की, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कि क्या मैं प्रोफेशनली एम आई स्टिल ऑन द राइट पेज। और इन वन वे मेरे को सेटिस्फैक्शन है कि अभी तक जो भी मैंने प्रिडिक्शंस करी हैं वो सही उतरी है। लड़ाई के पहले मैंने कह दिया था, जब लोग मेरे ताने कस रहे थे, अबे तू समझता है ईरान जीतेगा, क्या है दिमाग सही है, पिट जाएगा, ये हो जाएगा, देश नहीं बचेगा। तो जरा देख ले साहब कि आप गलत थे या मैं गलत था, क्योंकि मैंने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए साहब, झक मैंने भी नहीं मारी। बट वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? देखिए साहब, इस बार इंडिया इज वेल प्लेस्ड टू मीडिएट। हमारे इजराइल से बहुत अच्छे रिश्ते, हम बोलेंगे, समझाएंगे, वो सुनेंगे, क्योंकि हम मित्र हैं भाई, हितैषी हैं तुम्हारे, जेन्युइन, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है ना। सपोर्ट में तो सब लोग बोल सकते हैं ये है वो है, लेकिन हितैषी कोई जेन्युइन हो तो वो सही एडवाइस देगा, ठीक है। इजराइल से बहुत अच्छी दोस्ती, अच्छे रिश्ते हैं। ईरान भी हमारा दोस्त था, चाबहार हमको दिया, सेंट्रल एशिया के लिए कॉरिडोर, अफगानिस्तान के लिए कॉरिडोर, पाकिस्तान के खिलाफ मदद, ये सब दी है। अगर मोदी जी आवाज उठाएं, अभी फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि भाई ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, दुनिया के हित में है, आप दोनों के हित में है और हमारे हित में, प्लीज ये लड़ाई बंद करिए, प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये तो दुनिया का कबाड़ा हो जाएगा साहब। एंड देयर इज डेंजर ऑफ एस्केलेशन बाय मिसकैलकुलेशन, एंड न्यूक्लियर तक भी एस्केलेट हो सकता है, उसकी भी कम परसेंटेज है, लेकिन है। आप समझ रहे हैं, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड दिस बैटल टू कंटिन्यू। रूस और चीन दोनों ने युद्ध बंदी की मांग की है, दोनों ने कहा है कि यह लड़ाई बंद होनी चाहिए, डिप्लोमेसी को चांस, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम यूक्रेन की लड़ाई बंद कराने गए थे, हजारों किलोमीटर दूर है, हमको इतना फर्क एक्चुअली उस लड़ाई का नहीं पड़ रहा था, फिर भी हम गए। यहाँ तो साहब हमारी तो वाइटल इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर एट स्टेक। बिल्कुल, भारत तो फंस गया। मतलब भारत के फौजी नहीं लड़ रहे हैं, भारत लड़ाई में वैसे हिस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन भारत के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान में फंसा हुआ है भारत। पूरी अर्थव्यवस्था हमारी मंदी में चली जाएगी। 50% आपका तेल, 60% आपकी नेचुरल गैस गल्फ से आती है, ठीक है साहब। और ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल बढ़ गई है, आपकी इन्फ्लेशन होगी। अगर ये सिलसिला चलता रहा, दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन हिट कर जाए। बिल्कुल। जय भारत, जय हिंद। ये थे मेजर जनरल जीडी बख्शी। आपने इन्हें सुना, क्या सटीक और शानदार विश्लेषण था। शुरू में जब इन्होंने कहा था कि अमेरिका इस लड़ाई को नहीं जीत सकता, इस लड़ाई में ईरान उसके दांत खट्टे कर देगा, तो किसी ने यकीन नहीं किया था। मैं ये कबूल करता हूं कि मैं भी उन लोगों में से था जो जनरल जीडी बख्शी की बात पर आज की तरह यकीन नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, जो जनरल बख्शी ने कहा वही हुआ। इन्होंने उसको पहले ही देख लिया था और बताया कि किस तरीके से उन्होंने पैटर्न्स का अध्ययन किया, और उस पैटर्न के अध्ययन के आधार पर उन्हें लगा कि ईरान की जो मिसाइल फायर पावर है और अमेरिका और इजराइल द्वारा उसे इंटरसेप्ट करने वाली जो ताकत है, उन दोनों के समीकरण का अध्ययन किया, और उसका अध्ययन करके उन्होंने नतीजा निकाला कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को नहीं जीत सकते, और अपनी सांस्कृतिक पूंजी, कुर्बानी के प्रति अपना जज्बा और अपना इतिहास
और लड़ाई का जोश, ये सारी की सारी चीज़ें ईरान के पक्ष में जाती हैं और उन्होंने अंततः ईरान की मिसाइलों ने, उनके ड्रोन्स ने और उनकी लड़ाई के किफ़ायती मॉडल ने ईरान के अंततः इस युद्ध का पलड़ा ईरान के पक्ष में झुका दिया है और इसका बहुत बड़ा असर जनरल जीडी बख्शी कहना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह दुनिया को एक पक्षीय, एक तरफ़ा यूनिलैट यूनिलैटरल कर देना चाहते थे। अब दुनिया मल्टीलेटरल होगी क्योंकि इस युद्ध का नतीजा दुनिया को बहुपक्षीय बनाने की तरफ ले जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद जनरल बख्शी। लड़ाई के जब कुछ नए घटनाक्रम होंगे फिर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप नई परख के मंच पर दर्शकों को अपनी राय बताएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।